सोचिए, सिर्फ व्यापार करने के इरादे से आई एक साधारण सी कंपनी अचानक एक विशाल साम्राज्यवादी ताकत कैसे बन गई। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं द ग्रेट गेम की, एक ऐसा ऐतिहासिक और नाटकीय मोड़ जिसने पूरे दक्षिण एशिया के नक्शे को ही बदल कर रख दिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस ऐतिहासिक बिसात पर उतरते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज हम नक्शे पर दक्षिण एशिया की जो सीमाएं देखते हैं वो आखिर खींची कैसे गईं। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई प्राकृतिक या सांस्कृतिक बंटवारा नहीं था। इसे एक विशाल भू राजनीतिक शतरंज की बिसात मान लीजिए, जहां हर चाल संसाधनों के लालच और दूसरी ताकतों के खौफ से तय हो रही थी। और इसी बिसात का नाम था द ग्रेट गेम। ये कोई मामूली खेल नहीं था। असल में ये मध्य एशिया पर वर्चस्व को लेकर ब्रिटिश साम्राज्य और रूसी साम्राज्य के बीच एक गहरी रणनीतिक दुश्मनी थी। एक ऐसा खौफ और संदेह का माहौल जिसने ब्रिटिश भारत की विदेश नीति को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें लगातार अपनी सीमाएं बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। तो इस पूरे घटनाक्रम को हम कुछ अहम हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले साम्राज्यवादी बिसात को देखेंगे, फिर 3 अलग-अलग मोर्चों की बात करेंगे। पूर्वी मोर्चे पर बर्मा, उत्तरी मोर्चे पर तिब्बत और पश्चिमी मोर्चे पर अफगानिस्तान। और आखिर में देखेंगे कि इन सब की आज के समय में क्या विरासत बची है। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, साम्राज्यवादी बिसात। अलग-अलग सीमा विवादों की गहराइयों में जाने से पहले अंग्रेजों की उस वक्त की असल रणनीति को समझना बहुत जरूरी है। आखिर ब्रिटिश विस्तार के पीछे असल वजह क्या थी? देखा जाए तो इसके 3 मुख्य कारण थे। पहला, अपने व्यापारिक हितों को हर हाल में सुरक्षित रखना। दूसरा, नए इलाकों के प्राकृतिक संसाधनों का जमकर दोहन करना। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा हावी था, वो था फ्रांस और रूस जैसी विरोधी ताकतों के बढ़ते प्रभाव को रोकना। कुल मिलाकर ये व्यापारिक लालच और रणनीतिक खौफ का एक मिलाजुला रूप था। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। पूर्वी मोर्चा यानी बर्मा। बर्मा के घने जंगल और खासकर वहां की बेशकीमती इमारती लकड़ी ने अंग्रेजों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचा। साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया में फ्रांस के बढ़ते कदमों को रोकना भी उनके लिए बेहद अहम हो चुका था। नतीजा क्या हुआ? अंग्रेजों और बर्मा के बीच 3 बड़े युद्ध। 1824 का पहला युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि बंगाल और बर्मा के बीच कोई स्पष्ट सीमा ही नहीं थी, जिससे असम को खतरा था। फिर 1852 का दूसरा युद्ध हुआ, जो पूरी तरह से लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी सोच और लकड़ी के बाजारों पर कब्जे की भूख का नतीजा था। और अंत में 1885 आते आते राजा थिबाओ के फ्रांस और जर्मनी के साथ बढ़ते संबंधों से घबराकर अंग्रेजों ने पूरे ऊपरी बर्मा पर ही कब्जा कर लिया। लेकिन कहानी सिर्फ युद्ध जीतने तक सीमित नहीं थी। असली खेल तो संधियों का था। पहले युद्ध के बाद हुई यांडाबो की संधि को ही ले लीजिए। बर्मा को अराकान और तेनासरीम जैसे तटीय इलाके तो सौंपने ही पड़े, मणिपुर की आज़ादी को भी मानना पड़ा। और तो और राजधानी अवा में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को बिठा दिया गया। ये पड़ोसी राज्यों को अंदर से खोखला करने की एक बेहद सोची समझी कूटनीति थी। और जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 1 करोड़ रुपए। 1826 के दौर में युद्ध हर जाने के रूप में इतनी बड़ी रकम मांगना सच में होश उड़ाने वाला था। इस एक झटके ने बर्मा की अर्थव्यवस्था की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। ये सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं था, बल्कि किसी देश को आर्थिक रूप से पंगु बना देने की रणनीति थी। बर्मा की इस पूरी कहानी का अंत भी एक बहुत बड़ी रणनीतिक चाल से हुआ। दशकों तक भारत के साथ रखने के बाद 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। वजह साफ थी, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जो एक मजबूत राष्ट्रवादी आंदोलन खड़ा हो रहा था, उसे तोड़ना और बांटना। चलिए अब रुख करते हैं भाग 3 का, उत्तरी मोर्चा यानी तिब्बत। इस मोर्चे की पूरी कहानी उसी ग्रेट गेम के इर्द गिर्द घूमती है जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। ये 1904 की बात है, जब तिब्बत की राजधानी लहासा में रूसी प्रभाव और हथियारों के पहुंचने की महज कुछ अफवाहें उड़ी और बस लॉर्ड कर्जन ने बिना सोचे समझे कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक गोरखा सैन्य अभियान भेज दिया। हैरानी की बात यह है कि तिब्बतियों ने पूरी तरह से अहिंसक प्रतिरोध का रास्ता चुना था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे सिरे से नजरअंदाज करते हुए अगस्त 1904 में जबरन लहासा में प्रवेश कर लिया। कब्जे के बाद क्या हुआ? वही पुराना हथकंडा, एक और कठोर संधि। लहासा की संधि के तहत तिब्बत पर 75 लाख रुपए का भारी भरकम हर्जाना थोप दिया गया। सुरक्षा के नाम पर चुंबी घाटी पर कब्जा कर लिया गया और सबसे बड़ी शर्त ये रखी गई कि तिब्बत किसी और विदेशी ताकत को कोई रियायत नहीं देगा।
मतलब साफ था, रूस को दूर रखना था, लेकिन इसकी पूरी कीमत बेचारे तिब्बत को चुकानी पड़ी। लेकिन इस पूरी भू राजनीतिक उथल-पुथल का सबसे बड़ा व्यंग्य देखिए। 1907 के आंग्ल रूसी सम्मेलन में ब्रिटेन और रूस ने यह तय किया कि तिब्बत से कोई भी बातचीत सीधे नहीं बल्कि सिर्फ चीनी सरकार के जरिए होगी। यानी ग्रेट गेम की इस पूरी खींचतान का सबसे बड़ा और असली फायदा अप्रत्याशित रूप से चीन को मिल गया। अब आते हैं भाग 4 पर, पश्चिमी मोर्चा, अफगानिस्तान। ये शायद सबसे ज्यादा अस्थिर मोर्चा था। यहां अंग्रेजों का सिर्फ एक ही मकसद था, रूसी साम्राज्य के खिलाफ एक बेहद मजबूत और सुरक्षित बफर जोन तैयार करना। अफगानिस्तान में ब्रिटिश नीतियां किसी पेंडुलम की तरह झूलती रहीं। एक तरफ थी लॉर्ड ऑकलैंड की आक्रामक फॉरवर्ड पॉलिसी, जिसने शाह शुजा को गद्दी पर बिठाने की कोशिश की और नतीजतन पहले अफगान युद्ध में अंग्रेजों को भारी मुंह की खानी पड़ी। फिर दूसरी तरफ आई जॉन लॉरेंस की मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति, जिसका सीधा सा मतलब था कि जब तक सीमा पर शांति है और कोई विदेशी दखल नहीं है, तब तक चुपचाप तमाशा देखो और कोई हस्तक्षेप मत करो। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। जब अमीर शेर अली ने रूस को तरजीह दी और ब्रिटिश दूत को ठुकरा दिया, तो लॉर्ड लिटन ने प्राउड रिजर्व की अपनी नीति के तहत सीधा हमला बोल दिया। इस दूसरे अफगान युद्ध के बाद गंडमक की संधि हुई। इसके जरिए अमीर को अपनी विदेश नीति पूरी तरह अंग्रेजों के हिसाब से चलाने पर मजबूर कर दिया गया और काबुल में एक स्थायी ब्रिटिश रेजिडेंट बिठा दिया गया। काफी उठापटक के बाद लॉर्ड रिपन के समय में जाकर ब्रिटिश रणनीति में थोड़ा ठहराव आया। उन्होंने अफगानिस्तान को पूरी तरह से तोड़ने का आइडिया छोड़ दिया और इसे बस एक बफर स्टेट बनाए रखना ही बेहतर समझा। इसी रणनीति के तहत ब्रिटिश और अफगान इलाकों के बीच वो रेखा खींची गई जिसे आज हम ड्यूरेंट रेखा के नाम से जानते हैं। हालांकि यह नियंत्रण हमेशा रहने वाला नहीं था। 1917 की रूसी क्रांति और प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया तेजी से बदल रही थी। 1919 में नए शासक अमानुल्लाह ने खुली बगावत कर दी और युद्ध छेड़ दिया। आखिरकार 1921 में जाकर शांति स्थापित हुई और अफगानिस्तान अपनी विदेश नीति में पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करने में कामयाब रहा। इन तीनों मोर्चों की कहानी के बाद अब हम अपने अंतिम भाग पर आते हैं, भाग 5, सीमाओं की विरासत। 19वीं सदी के इन साम्राज्यवादी फैसलों ने आज के नक्शे को कैसे गढ़ा है? इन तमाम घटनाओं का निचोड़ बिल्कुल साफ है। आज हम दक्षिण एशिया की जो सीमाएं देखते हैं, वो किसी प्राकृतिक, सांस्कृतिक या भौगोलिक तर्क से नहीं बनी थीं। इन्हें साम्राज्यवादी चिंताओं, संसाधनों की बेतहाशा भूख और ग्रेट गेम की बिसात पर अपने मोहरों को बचाने के लिए बेहद मनमाने ढंग से खींचा गया था। और यहीं पे ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। सदियों पहले जो रेखाएं नक्शे पे सिर्फ डर, लालच और रणनीतिक बचाव के लिए खींची गई थीं, क्या आज भी वो इन क्षेत्रों के तनाव और विवादों की मुख्य वजह नहीं बनी भी हैं? अतीत के वे फैसले हमारे वर्तमान को कैसे आकार दे रहे हैं, ये वाकई में सोचने वाली बात है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।